दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूरोपियनों का आगमन, इसमें हमने आपको अच्छे से विश्लेषणात्मक रूप से जो है पुर्तगालियों के साम्राज्य के बारे में बताया था। उसके प्रमुख व्यक्तित्व यानी चाहे वो प्रमुख वायसराय या गवर्नर जनरलों के बारे में बताने का प्रयास किया था। उसके बाद हमने आपको पुर्तगालियों के पतन के कारण और उनका प्रभाव जो भारत में पड़ा था, प्रभाव में चाहे पुर्तगालियों ने जो भी चीज़ों की खोज यानी चाहे आलू, अमरूद, शकरकंद, इनकी खेती, काजू और इसके साथ साथ जहाज निर्माण और जो भी उनकी क्रियाकलाप थे उसके बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया था। तो हमारा पुर्तगाली साम्राज्य समाप्त हो गया था। आज हमारा दूसरा शक्ति है, वह दूसरी शक्ति है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आपको बताने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाने का प्रयास करें दोस्तों कि डचों का इस्टेब्लिशमेंट यानी कहें कि यह स्थापित कैसे होते हैं भारत में। तो दोस्तों अगर आप समझने का प्रयास करिए डचों के बारे में, तो अब देखिए पूरे के पूरे हिंद महासागर में जैसा कि पुर्तगालियों ने कब्जा करके रखा है, जहाज कोई भी हिंद महासागर में उतर रहा है तो उसे कार्टेल अल्मेडा व्यवस्था के तहत एक होती थी, जो हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया था। तो उसे एक अनुमति पत्र दिया जाता था या वह उसे लेना पड़ता था। जो भी जहाज हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए उतर रहे हैं तो वह शुल्क देय व्यवस्था होती थी। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है हिंद महासागर में, चाहे वो मलक्का जल संधि हो या चाहे हारमुज, ईरान में जो हारमुज जल संधि था यानी फारस की खाड़ी में, और जिसे जो है मलक्का जल संधि जिसे इंडोनेशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता था और इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहा जाता था, वहां पर पूरा का पूरा इन मार्गों पर यानी व्यापारिक मार्गों पर पूरा का पूरा नियंत्रण जो है पुर्तगालियों का था। तो ऐसे में एक अपने आप को स्थापित करना यानी डचों को व्यापार करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आता है। तो इसी क्रम में पुर्तगालियों का एक नागरिक है, यहाँ पर हमने लिखा भी है, इसके नाम में कहीं कहीं कार्नेलियस हाउसमैन या कहीं डेहस्तमैन मिलता है। तो कार्नेलियस आप जानते रहिए, बस एक नाम कार्नेलियस हाउसमैन 1595 से 1601 ईस्वी में लगभग 15 बार यात्रा करता है इंडोनेशिया की व्यापार करने के लिए, लेकिन यह कामयाब यानी नहीं होता, यानी इसे सफलता नहीं मिलती है। तो इसी क्रम में जो है कार्नेलियस हाउसमैन 1596 में भारत आता है। तो अब आपके लिए प्रश्न यह बन जाता है कि डचों का प्रथम नागरिक जो भारत आया था वह था कार्नेलियस हाउसमैन, यहाँ पे हमने लिखा भी है। इसी क्रम में भारत भी 1596 में आता है। 1601 में अब डच जब जान गए थे कि जो भी परिस्थितियां यहाँ पर हैं वह परिस्थितियां इन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल पा रहा था, तो एक युद्ध लड़ते हैं ये लोग पुर्तगालियों से। बाटम का युद्ध लड़ते हैं, इंडोनेशिया का क्षेत्र था। तो बाटम के युद्ध में जो है डच के नेतृत्व में कार्नेलियस हाउसमैन था और दूसरी तरफ पुर्तगाली थे। तो इस बाटम के युद्ध में पुर्तगाली जो है हार जाते हैं डचों से। तो इससे जो है डचों का मनोबल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर होता है। तो और जब यह बाटम का युद्ध जीतते हैं तो इसी युद्ध के जीतने के बाद जो है डच यानी नीदरलैंड में एक कंपनी की स्थापना किया जाता है। जो यह डच कंपनी है दोस्तों, यह सहकारिता पर आधारित कंपनी है, यानी इस कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं वह गवर्नमेंट और निजी लोग यानी दोनों मिल के कर रहे हैं, सरकारी लोग और निजी लोग दोनों मिल के कर रहे हैं इस कंपनी को। और जो इसकी स्थापना कर रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से 17 लोगों का बहुत ही मेजर योगदान होता है। वह 17 लोगों को ही जेंटलमैन कहा जाता है। हमने यहाँ पर जो बोला है वहां पर लिखा भी है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, इससे व्यापार का आत्मविश्वास इनके अंदर जगा। 1602 में सहकारिता के माध्यम से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, जिसे स्थानीय भाषा में यानी डचों की स्थानीय भाषा में वेरेनिग्दे ओस्ट इंडीसे भी कहा जाता था। कुल 17 लोगों ने भाग लिया था, जिन्हें जेंटलमैन ऑफ 17 कहा जाता था। हमने यहाँ पर लिखा भी है। इसमें जो पूंजी लगी थी कुल लगभग 65 लाख गिल्डर एक डचों की मुद्रा होती थी, उतनी पूंजी लगी थी 65 लाख गिल्डर और 21 वर्ष
21 वर्षों के लिए इन्हें अनुमति पत्र मिला था। पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है। कुल 17 लोग थे जिन्हें जेंटलमैन ऑफ 17 कहा जाता था। कुल पूंजी 65 लाख रुपए गिल्डर थी। 21 वर्ष हेतु इन्हें जो है व्यापार करने की अनुमति मिला था पूर्वी देशों के साथ। याद रखने की बात यह है दोस्तों कि यह पहली ऐसी कंपनी है जो अपने शेयरों को सबसे ज्यादा लाभांश दे रही थी। 18% लाभांश दिया था, यहाँ पर हमने लिखा भी है। और इसी क्रम में डचों ने 1605 में एक और युद्ध लड़ते हैं। वह युद्ध था अंबाना का युद्ध, जिसमें पुर्तगालियों के साथ साथ जापानी, यानी पुर्तगाली और जापानी दोनों एक साथ थे और डच अकेले थे। लेकिन इसमें भी पुर्तगालियों की हार होती। यानी आप देखिए कि नौसैनिक शक्ति में कहीं कहीं जो हिंद महासागर में पूरा का पूरा पुर्तगाली वर्चस्व अपना स्थापित किए थे, उनके वर्चस्व पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगाते हैं डच। तो अंबाना का युद्ध होता 1605 में, जिसमें डचों की विजय होती है। 1619 में मसालों का द्वीप पुंज पर नियंत्रण कर लेते हैं डच, यानी मसालों के द्वीप पर, इंडोनेशिया में कुछ मसालों का द्वीप जो होता है उस द्वीप पर यह लोग नियंत्रण कर लेते हैं डच। और जकार्ता में वेटविया नगर की स्थापना करते हैं। वेटविया नगर की स्थापना करते हैं जकार्ता में। और यहाँ पर हमने लिखा भी है, जकार्ता में वेटविया नगर की स्थापना करते हैं। 1641 में मलक्का पर अधिकार करते हैं और 1653 में सिलोन यानी श्रीलंका पर। यानी आप देखिए मलक्का जल संधि जो कि इंडोनेशिया का प्रवेश द्वार होता था, वहां पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। डचों ने वहां पर नियंत्रण कर लिया और उसके साथ साथ भारत के जो दक्षिण में श्रीलंका था, उस श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया। यानी अगर हम आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा बताने का प्रयास करें, यानी इस वाले क्षेत्र पे दोस्तों जो श्रीलंका था और यहाँ पर मलक्का जल संधि था, यानी पूरे हिंद महासागर में वहां पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो जाता है। और श्रीलंका यानी श्रीलंका को ही प्राचीन काल में सिलोन कहा जाता था। तो सिलोन पर भी कब्जा कर लेते हैं। अब दोस्तों यानी इंडोनेशिया में डचों का जो प्रसार होता है, यहाँ पर हमने लिखा है 1619 में मसाला द्वीप पुंज पर नियंत्रण करते हैं। और जकार्ता में, इंडोनेशिया का एक द्वीप था जकार्ता में यह जो है वेटविया नगर की स्थापना करते हैं। 1641 में मलक्का और 1653 में सिलोन यानी श्रीलंका पर यह कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फैक्ट वाइज लिखा भी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों भारत में इनका प्रसार कैसे होता है डचों का, तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। 1605 में जब यह म्याना का युद्ध लड़ते हैं तो इनसे इनका मनोबल ऊंचा होता है। और उसी समय ही वादर हेग द्वारा मुसलीपट्टनम में पहली कोठी स्थापित की जाती है। तो इस तरीके से जैसे पुर्तगालियों की पहली कोठी जो है कोचीन में स्थापित होती है, उसी तरीके से आप याद रखिएगा डचों की पहली कोठी वादर हेग के नेतृत्व में 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित होती है, मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद 1608 में निजामपट्टनम में अधिकार कर लेते हैं, यानी वहां पर भी अपनी बस्ती स्थापित करते हैं 1608 में। 1610 में पुलिकट के राजा थे चंद्रगिरी पुलिकट यानी 1610 में पुलिकट पर अधिकार करते हैं। पुलिकट इन्हें मिलता कैसे है, वहां के चंद्रगिरी के राजा थे वेंकटगिरी एरेलप्पा, यहाँ पर हमने लिखा भी है चंद्रगिरी के राजा वेंकटगिरी एरेलप्पा से खरीदे थे। कौन? ये डचों ने इस पुलिकट को खरीदे थे। और यहाँ पर वह जो है स्वर्ण पैगोड़ा नाम के सिक्के निकालते हैं, जिस पर भगवान विष्णु, जो वहाँ के भगवान विष्णु हैं उन्हें वेंकट कहा जाता था, इनका चित्र अंकित होता था इनके सिक्कों पर। यानी चंद्रगिरी के जो राजा थे वेंकट एरेलप्पा से जो है यह पुलिकट को खरीदते हैं। वहां से एक सिक्का निकालते हैं जिसे स्वर्ण पैगोड़ा कहा जाता था, जिसमें भगवान विष्णु का चित्र अंकित होता था। वह भगवान विष्णु कौन थे? तो वेंकट को ही भगवान विष्णु कहा जाता था। अब जब इनका प्रसार अब भारत में देखते हैं किस तरीके से हो रहा है, जैसे
मुसलीपट्टनम में हो गया, निजामपट्टनम में हो गया, पुलिकट में हो गया। 1616 में, यहाँ पे हमने लिखा भी फैक्ट वाइज, सूरत पे अधिकार करते हैं। 1627 में पिपली, यानी पिपली कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, वहां पर अधिकार करते हैं। 1641 में बिमलीपट्टनम या आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर अधिकार करते हैं। और दोस्तों 1653 में चिंसुरा, चिंसुरा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, चिंसुरा पर अधिकार करते हैं 1653 में। यहाँ पर गुश्तवास किला बनाते हैं। आप समझिए, ये जितने हमने इनका स्टेब्लिशमेंट देखा है, इसके बाद जब हम अगले वीडियो में, यानी डचों को हम 2 वीडियो में समाप्त कर लेंगे, जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से जो ये स्थान है भारत में, उसे हम लोकेट कर देंगे। आप थोड़ा सा कहानी की वेब में आप इतना समझते रहिए। 1653 में चिंसुरा वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर अधिकार करते हैं। यहाँ पर गुश्तवास किला या क्या फोर्ट का निर्माण करते हैं। 1658 में कासिम बाजार पटना पर अधिकार करते हैं। कासिम बाजार कहाँ है, वह भी बंगाल में है। पटना तो आप जानते ही हैं, बिहार की राजधानी है। 1659 में नागपट्टिनम, नागपट्टिनम कहाँ, तमिलनाडु में है। 1690 के बाद पुलिकट की जगह यही राजधानी की तरह कार्य करता है। यानी आप अगर कहें कि डचों की पहली राजधानी कौन थी, तो डचों की पहली राजधानी पुलिकट थी, जो यहाँ पर, जहां से स्वर्ण पैगोड़ा सिक्का निकलता था, जिसे चंदगिरी के राजा से डचों ने खरीदा था, तो यहीं पे 1659 में नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में था। 1690 के बाद पुलिकट की जगह राजधानी की तरह यही कार्य करता। 1663 में कोचीन और प्लस बालासोर, कोचीन केरल में है प्लस बालासोर उड़ीसा में है। आप देखिए कोचीन तक डच पहुंच गए, जहां पर पूरा का पूरा वर्चस्व और नियंत्रण जो है पुर्तगालियों का होता था। 1814 में डचों ने कोचीन को अंग्रेजों को सौंप दिया था। आगे चल के जब डच यहाँ पर बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, तो 1814 में डच भी जो है अपनी कंपनियों को अंग्रेजों को सौंप कर यहाँ से चले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बताने का प्रयास भी किया। 1663 में कोचीन और प्लस बालासोर कहाँ है, उड़ीसा में है। और फाइनली क्या करते हैं कि 1814 में डच भी जो है कोचीन को अंग्रेजों को सौंप कर चले जाते हैं। ये हमने आपको थोड़ा सा डच के बारे में बताने का प्रयास किया था। क्लास कैसी लगी है, अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हमारा एक यूट्यूब पर चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री क्लास, वहां पर हम एक सीक्वेंस वे में इन सारी क्लासेस को अपलोड करते हैं। आपके जो भी छोटे भाई बंधु हैं, पढ़ना चाहते हैं आधुनिक भारत, तो पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसके बाद दोस्तों हम आपको डचों का जो है पतन और इस जो भी स्थान हमने बताया, थोड़ा सा भारत का मैप बना करके वहां पर लोकेट करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।